2008 की एक ठंडी रात थी। लगातार बारिश हो रही थी। पेरिस की एक सुनसान सड़क किनारे दो दोस्त खड़े थे, ट्रेविस कैलेनिक और गैरेट कैम्प। रात के लगभग 2 बज चुके थे। दोनों थके हुए थे, बस अपने होटल वापस जाना चाहते थे। उन्होंने एक टैक्सी को हाथ दिया। टैक्सी ने उन्हें देखा, लेकिन बिना रुके आगे निकल गई। उन्होंने दूसरी टैक्सी रोकी। इस बार टैक्सी धीमी हुई, लेकिन फिर ड्राइवर ने सिर हिलाया और चला गया। अब सड़क फिर खाली थी। बारिश तेज हो रही थी। दोनों चुप थे। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी थकान और थोड़ी हेल्पलेसनेस। उसी समय गैरेट ने धीरे से कहा, अगर फ़ोन से कार बुला सकते तो कितना आसान होता। ये बस एक कैजुअल लाइन थी, एक कंप्लेंट, एक फ्रस्ट्रेशन। लेकिन ट्रेविस के लिए ये फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। उसी रात उन्हें टैक्सी नहीं मिली, लेकिन उसी रात एक आइडिया ने जन्म लिया जो आने वाले 10 सालों में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। उस आइडिया का नाम था ऊबर। लेकिन ऊबर की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये ऑब्सेशन की कहानी है, रिस्क की कहानी है, पावर की कहानी है और एक फाउंडर की कहानी जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन अपनी ही कंपनी खो दी। ट्रेविस कैलेनिक बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो सेफ लाइफ नहीं चाहता था, वो 9 to 5 जॉब नहीं चाहता था, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाला इंसान नहीं था, वो रूल्स बनाने वाला इंसान था। बचपन से ही ट्रेविस का माइंडसेट अलग था। उसे कंट्रोल पसंद था, उसे फ्रीडम पसंद थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ ये रास्ता उसके लिए नहीं है। वो क्लासरूम में बैठकर फ्यूचर वेट नहीं करना चाहता था, वो अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहता था। इसलिए उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया और स्टार्टअप की दुनिया में कूद गया। उसका पहला स्टार्टअप था स्कॉर। आइडिया रेवोल्यूशनरी था। स्कॉर लोगों को इंटरनेट पर मीडिया शेयर करने देता था। आज ये नॉर्मल लगता है, लेकिन 1998 में ये डेंजरस था। हॉलीवुड स्टूडियो डर गए। उन्होंने ट्रेविस पर लॉ सूट्स कर दिए, लीगल प्रेशर, कोर्ट केसेस, फाइनेंशियल बर्डन और आखिरकार स्कॉर बैंकक्रप्ट हो गई। कंपनी खत्म, मनी खत्म, रेपुटेशन खत्म। ट्रेविस ऑफिशियली बैंकक्रप्ट हो गया। उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन ट्रेविस अलग था। वो फेलियर से नहीं डरता था, वो फेलियर से सीखता था और उसने डिसाइड किया वो वापस आएगा। 2001 में ट्रेविस ने फिर से शुरुआत की। इस बार कंपनी का नाम था रेड स्वूश। इस बार उसने एक चीज़ बदली, वो चुप था। कोई मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं, कोई हाइप नहीं, बस फोकस, बस एग्जीक्यूशन, बस पेशेंस। दिन, महीने, साल, 6 साल तक उसने क्वाइटली काम किया। कोई स्पॉटलाइट नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिस्टम बिल्ड कर रहा था। और 2007 में रेड स्वूश को $19 मिलियन में एक्वायर कर लिया गया। ये ट्रेविस की कम बैक विक्ट्री थी। अब उसके पास मनी था, कॉन्फिडेंस था, एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी भी उसका बिगेस्ट आइडिया बाकी था। 2008 पेरिस। टैक्सी नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन। गैरेट कैम्प ने कैजुअली कहा, फ़ोन से कार बुला सकते। ये आइडिया सिंपल था, इतना सिंपल कि कोई भी इसे इग्नोर कर सकता था, लेकिन ट्रेविस ने इसे इग्नोर नहीं किया। उसने इसे विजुअलाइज किया। उसने फ्यूचर देखा, एक ऐसी दुनिया जहां लोग सड़क पर खड़े होकर टैक्सी का वेट नहीं करेंगे। टैक्सी उनके पास आएगी, बस एक बटन प्रेस करने पर। ये आइडिया कन्वीनियंस का था, लेकिन असल में ये आइडिया कंट्रोल का था, ट्रांसपोर्टेशन का कंट्रोल। उन्होंने डिसाइड किया वो इसे बिल्ड करेंगे। 2009 में उन्होंने ऊबर कैब बनाना शुरू किया। इनिशियली ये लग्जरी सर्विस थी, ब्लैक कार्स, प्रोफेशनल ड्राइवर्स, प्रीमियम एक्सपीरियंस। सैन फ्रांसिस्को में लिमिटेड लॉन्च हुआ। यूज़र्स कम थे, लेकिन जो यूज़ करते थे वो इम्प्रेस्ड थे। एक्सपीरियंस स्मूथ था, सिंपल था, पावरफुल था। ट्रेविस समझ गया ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये हैबिट बन सकता है। 2012 में ट्रेविस ने सबसे रिस्की डिसीजन लिया, ऊबर एक्स। अब कोई भी ड्राइवर बन सकता था, बस कार और ऐप। इस डिसीजन ने टैक्सी इंडस्ट्री को हिला दिया। प्रोटेस्ट्स हुए, ड्राइवर्स सड़कों पर उतर गए,
कोर्ट केसेस हुए, गवर्नमेंट ने बैन्स लगाए, लेकिन यूज़र्स ने उबर चूज़ किया क्योंकि उबर फास्टर थी, चीपर थी, ईजियर थी। कन्वीनियंस हमेशा जीतती है और उबर जीत रही थी। उबर खुद को टैक्सी कंपनी नहीं मानती थी, उबर खुद को टेक प्लेटफॉर्म मानती थी। कार्स उबर की नहीं थी, ड्राइवर्स उबर के एम्प्लॉयज़ नहीं थे। उबर सिर्फ कनेक्शन था पैसेंजर्स और ड्राइवर के बीच, और हर राइड पर उबर कमीशन लेती थी 20%, 25%, 30%। इन्फिनाइट स्केलेबिलिटी, नो इन्वेंट्री, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, प्योर टेक लीवरेज। ये मॉडल अनस्टॉपेबल था। उबर सिटी से सिटी एक्सपैंड होने लगी, कंट्री से कंट्री एक्सपैंड होने लगी। अमेरिका, यूरोप, एशिया, इंडिया, हर जगह सेम पैटर्न रिपीट हुआ। पहले रेजिस्टेंस, फिर अडॉप्शन, फिर डोमिनेंस। इंडिया में भी इनिशियली ट्रस्ट इशू था, लेकिन धीरे धीरे उबर डेली लाइफ का पार्ट बन गई। मिलियंस राइड्स डेली। उबर चाइना गई, लेकिन वहाँ डीडी कंपनी ऑलरेडी स्ट्रांग थी, कंपटीशन ब्रूटल था। उबर बिलियंस लूज कर रही थी, हर राइड लॉस में थी, ये अनसस्टेनेबल था। 2016 में उबर ने डिसीजन लिया, उन्होंने चाइना बिजनेस डीडी को सेल कर दिया। ये डिफीट थी, लेकिन स्मार्ट डिफीट थी, क्योंकि सर्वाइवल हमेशा ईगो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उबर ग्रो कर रही थी, लेकिन अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। कंपनी कल्चर टॉक्सिक बताया जा रहा था, मीडिया क्रिटिसिज्म बढ़ रही थी, इन्वेस्टर्स अनकंफर्टेबल थे, प्रेशर ट्रेविस पर बढ़ रहा था। और 2017 में वो मूवमेंट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ट्रेविस कालानिक, उबर का फाउंडर, उबर का क्रिएटर, उसे सीईओ पोजीशन छोड़नी पड़ी। फाउंडर अपनी ही कंपनी से बाहर हो गया। न्यू सीईओ आया, द्रा कोसरोव-शाही, काम, स्ट्रेटेजिक, स्टेबल। उन्होंने कंपनी को स्टेबलाइज किया, ट्रस्ट रीबिल्ड किया, और 2019 में उबर पब्लिक कंपनी बन गई। आईपीओ लॉन्च हुआ, उबर सर्वाइव कर गई। 2020 पैंडेमिक, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, राइड्स ऑलमोस्ट ज़ीरो, लेकिन उबर कोलैप्स नहीं हुई, क्योंकि उबर ने पहले ही पाइवट कर लिया था। उबर ईट्स, फूड डिलीवरी, जब राइड्स बंद हुई, फूड डिलीवरी ग्रो हो गई। उबर अडेप्टेड, उबर सर्वाइव्ड। आज उबर सिर्फ राइड कंपनी नहीं है, ये ग्लोबल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। राइड, फूड, फ्रेट, डिलीवरी, मिलियन ड्राइवर्स, मिलियन यूजर्स, बिलियंस रेवेन्यू। लेकिन उबर की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी विजन। 2008 की उस रात दो लोग बारिश में खड़े थे, फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड, इग्नोर्ड। वो कंप्लेन कर सकते थे, वो ब्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने सिस्टम चेंज किया। उबर हमें एक पावरफुल लेसन सिखाती है, ग्रेट कंपनी सिर्फ आइडिया से ही नहीं बनती, ग्रेट कंपनी फ्रस्ट्रेशन से मिले विजन से भी बन सकती है। जब कोई प्रॉब्लम इतनी इरिटेटिंग हो जाए कि आप उसे इग्नोर ना कर सकें, वहीं से इनोवेशन पैदा होती है। लेकिन उबर की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और कंपनी थी जिसे इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया, जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन आज वो दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंट्रोल करती है। उसका नाम है नेटफ्लिक्स, और उसकी कहानी और भी ज़्यादा अनबिलीवेबल है।